फ़लस्तीन की आज़ादी का मिशन, यहूदियों को कदम कदम पर धूल चटाने वाला, अकेला ही आलम कुफ्र से टकराने का हौसला रखने वाला, पाक धरती का एक अजीम मुजाहिद। कुफर पर लावे की तरह बरसने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बेबी को घर भेज दो, फिर इत्मीनान से बातें होंगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने हैरत से कहा। उसकी क्लब में मौजूदगी के एहसास से ही मेरा जहन मुंतशिर होने लगता है। मैं यकसुई से गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा। जैसे आपकी मर्जी, मैंने कहा और उठकर उसके कमरे से निकल आया। मैनेजर के कमरे तक पहुंचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लिली वहां मौजूद थी। क्या हुआ? उसने मुझे देखते ही बेताबी से पूछा। वो मुझसे तफसीली गुफ्तगू करना चाहते हैं। तुम घर वापस चली जाओ, मैं बाद में तुम्हें तफसीलात बता दूंगा। नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो, खा कितनी ही देर क्यों न लग जाए, मैं यहीं रहूंगी। लिली ने हट धर्मी से कहा। जिद मत करो लिली, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें फोन पर तफसीलात बता दूंगा, लेकिन इतनी रात को मैं अकेली कैसे जाऊंगी? उसने जिरा की। बाहर टैक्सी मौजूद है, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। वो बादले न खास्ता वापस जाने के लिए तैयार हुई। मैं उसे लिए हुए बाहर टैक्सी तक आया। टैक्सी ड्राइवर पिछली नशिस्त पर नीम दराज खराटे ले रहा था। फजा में हल्की सी खून की फैली हुई थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर को उठाया और उसे हिदायत की कि लिली को उसके फ्लैट पर छोड़कर वापस यहीं आ जाए। एहतियातन मैंने उसे तयशुदा रकम भी अदा कर दी थी। फोन करना मत बोलना। लिली ने रुखसत होते हुए कहा। बेफिक्र रहो, मैं फौरन तुम्हें मुतला कर दूंगा। चंद मिनट बाद मैं दोबारा आंद्रे के मुकाबिल आरामदेह कुर्सी पर विराजमान था। लिली चली गई है। मेरा ख्याल है अब आप यकसुई से गुफ्तगू कर सकेंगे। मैं दरअसल ये जानना चाहता था कि लिली से तुम्हारे ताल्लुकात कब से हैं? लिली से मेरे ताल्लुकात 3-4 मुलाकातों की हद तक महदूद हैं। मैंने कहा। नामुमकिन। उसकी आंखों से हैरत झलक रही थी। ये नहीं हो सकता। मैं आपकी हैरत की वजह समझने से कासिर हूँ मिस्टर आंद्रे। 3-4 मुलाकातों में वो किसी से भी इस कदर बेतकल्लुफ नहीं हो सकती। मैं तो हरगिज ये नहीं समझता कि हम में कोई ज्यादा बेतकल्फी है। इसके बावजूद वो तुम्हारे साथ यहाँ चली आई। आंद्रे ने तंजिया अंदाज में कहा। न सिर्फ चली आई बल्कि तुम्हें यहाँ जुआ भी खिलवाया। मैं अभी तक ये नहीं समझ सका कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। ताहम मैं आपको अपने और लिली के ताल्लुकात की तफसील से आगाह किया देता हूँ। मैंने मुख्तसरन आंद्रे को सारी रुदात सुना दी। तो वो तुम्हारा एहसान उतारने की खातिर तुम्हें मेरे जरिए कोई मुलाजमत दिलवाना चाहती है? आंद्रे ने कहा। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। और जब मैंने उसे मजबूर किया तो मिस्टर डेनिस, मैं बहुत उसूल पसंद आदमी हूँ और ये पसंद नहीं करता कि कोई मेरे उसूल तोड़े। मेरी यही उसूल पसंदी मेरे और लिली के इख्तलाफात का बायस है। अब उसने तुम्हारी खातिर क्लब के कई उसूल पामाल किए हैं। आप ये क्यों नहीं कहते मिस्टर आंद्रे कि आपकी साहिबजादी भी आप ही की तरह उसूल पसंद हैं, बल्कि इस मामले में वो आपसे कुछ आगे ही हैं, वरना उन्होंने आसाइशों भरी जिंदगी ठुकराने पर आपसे मसालहत को तरजीह दी होती। मैंने तुम्हें बहस करने के लिए नहीं बुलाया। आंद्रे ने गुस्सीले अंदाज में मेज पर हाथ मारा। उसे समझाओ कि आइंदा क्लब का रुख ना करे। मुझे अफसोस है मिस्टर आंद्रे, मैं कोई वादा नहीं कर सकता। लिली अपनी मर्जी की मालिक है, मैं उसे किसी चीज से रोक नहीं सकता। इसके एवज मैं तुम्हें मुलाजमत देने को तैयार हूँ। आंद्रे ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा। मैं अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। लिली उसकी अकलौती औलाद थी। इस एतबार से आंद्रे की पेशकश कोई गैर मुतवक्के बात नहीं थी। अपनी अकलौती बेटी के मोहसिन को मुलाजमत दे देना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, मगर ना जाने क्यों मुझे यूं महसूस हुआ जैसे बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। मेरी छठी हिस्स किसी अनजाने खतरे की निशानदही कर रही थी। मुलाजमत की नौयत क्या होगी? मैंने पूछा। मेरा कारोबार कई मुमालिक में फैला हुआ है। 3/4 दुनिया में मेरी फैक्ट्रियों की मसनूआत फरोख्त होती हैं। तुम मुझे क्या समझते हो? इस क्लब पर मत जाओ, इसकी तो हकीकत ही कुछ नहीं है। ये तो मेरे शौक की चीज है, वरना मैं अरबपति हूँ। मुझे मालूम था कि वो ठीक कह रहा है। यहूदी इसी तरह आलमी मंडियों पर छाए हुए हैं। अफसोसनाक बात यह है कि मुसलमान मुल्कों में भी उनकी मसनूआत इसी तरह मकबूल हैं जैसे दीगर मुल्कों में मकबूल हैं। अगर सिर्फ मुसलमान ही उनकी मसनूआत का बाइकाट कर दें तो उनकी बढ़ती हुई कुव्वत को खासा दचका पहुंच सकता है। अगर आपका कारोबार पूरी दुनिया पर मोहित हो
तब भी मैं ये जानना चाहूँगा कि मुझे किस नौइयत की मुलाजमत मिलेगी। जब मुझे किसी शख्स को मुलाजिम रखना होता है तो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं होती कि मैं उसे किस नौइयत की मुलाजमत दूंगा, और जब मुझे किसी के पास मुलाजमत करना होती है तो मुझे सबसे ज्यादा गर्ज इसी बात से होती है, काम की नौइयत क्या होगी। मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, मुझे ये बात सख्त नापसंद है कि मेरे मुलाजमीन मुझसे बहस व तमहीज करें, और मैं हर कीमत पर अपनी इज्जत नफ्स बरकरार रखना पसंद करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम में एक अच्छे मुलाजिम की कोई भी आदत नहीं है, आंद्रे ने रौनक से कहा, और ये बात भी साबित हो चुकी है कि आप में एक भी ऐसी खूबी नहीं जो किसी अच्छे मालिक में होना जरूरी होती है। मेरा ख्याल है मैं आपके पास मुलाजमत नहीं कर सकूंगा। आंद्रे ने बड़े गौर से मुझे देखा। आज तक मैं समझता था कि लिली बहुत समझदार लड़की है, लेकिन अगर उसने वाकई तुम्हें मुलाजमत दिलवाने की ठानी तो मेरे ख्याल में उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत की है। मैं भी यही कुछ सोच रहा हूँ, मैंने निहायत इत्मीनान से कहा। मैं इस गलत फहमी में था कि आप भी लिली की तरह समझदार होंगे, मगर आपसे मिलकर पता चला कि मामला कतई बरक्स है। तुम इंतहाई उजड़, बदतमीज और नाबनजार शख्स हो। तुम्हें गुफ्तगू तक करने की तमीज नहीं है। आंद्रे का चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो गया। लिली के डैडी होने के हवाले से आप बहरहाल मेरे लिए मोहतरम हैं, वरना मैं आपको जवाबी कलमात से जरूर नवाजता। मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, तुम हद से ज्यादा मगरूर आदमी हो। तुम जैसे 2 टके के लोग हजारों की तादाद में मेरे मुलाजिम हैं। तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मुझ पर तरह तरह के इल्जामात आयद कर रहे हो। अभी तक मैंने आप पर एक भी इल्जाम आयद नहीं किया। जो कुछ भी मैंने कहा है उसका एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी है। तुम बकवास करते हो। वो आपे से बाहर हो गया। क्या तुमने ये नहीं कहा कि मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं जो किसी अच्छे मालिक में होना जरूरी होती है? बिल्कुल कहा है, और मुझे इसका यकीन भी है। मैं तुम्हें इसकी दलील भी दे सकता हूँ कि तुम्हारी बात गलत है, और इसका सबूत भी पेश कर सकता हूँ। उसने दांत पीस कर कहा, मुझे अफसोस है, ना तो मैं तुम्हारी दलील सुन सकूंगा और ना ही कोई सबूत देख सकूंगा। अव्वल तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अगर वक्त होता तो मैं तब भी तुम्हारे पास मजीद ना रुकता, इसलिए कि जब मुझे एक मुलाजमत करनी ही नहीं है तो मैं बिला वजह अपना वक्त फजूलियात में क्यों जाया करूं। अब तुम ये जताना चाह रहे हो कि तुम मुझसे भी ज्यादा मसरूफ आदमी हो। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने कहा, इस कमरे में ना तो कोई शख्स अपनी मर्जी से दाखिल हो सकता है और ना ही अपनी मर्जी से बाहर निकल सकता है। यहाँ सिर्फ मेरी हुक्मरानी है। मेरे कान खड़े हो गए। उसका अंदाज बता रहा था कि जो कुछ वो कह रहा है 100% हकीकत है, मगर मैं किसी कमजोरी का मुजाहरा नहीं करना चाहता था। मैंने बड़ी बेपरवाही से कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज करना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो छोटे आदमी को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता। अगर मुझे लिली का ख्याल ना होता तो तुम्हें धक्के दिलवा कर सड़क पर फेंकवा देता। मेरा अंदाजा भी यही था। मैंने धीरे से कहा, क्या कहा तुमने? आंद्रे भड़क उठा। मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ कहना है जल्दी से कह डालो और फिर मुझे इजाजत दो। मुझे बहुत से काम हैं। मिस्टर डेनिस, मैं बहुत बाखबर आदमी हूँ। तुम ये बताओ कि तुमने खेल के दौरान शार्पिंग क्यों की थी? अब मुझे अंदाजा हुआ कि उसकी मुझ में दिलचस्पी की क्या वजह थी, लेकिन बज़ाहिर मैंने गुस्से से कहा, यही इल्जाम मुझ पर मेरे हरीफ खिलाड़ी ने भी आयद किया था। ये इल्जाम नहीं है मिस्टर डेनिस, ये एक अटल हकीकत है। कहे जाओ, मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? तुमने खुद 3 इक्के रखे थे और उन दोनों को 3 बादशाह और 3 बेगमें दी थी। मकसद ये था कि उनसे ज्यादा रकम बटोर सको। मैंने वो पत्ते उन्हें खास तौर पर गड्डी में से निकाल कर नहीं दिए थे, बल्कि इत्तफाक ऐसा हुआ कि पत्ते उसी तरतीब से बटे। मैं ऐसे किसी इत्तफाक पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने अपना सर बड़ी शदोमत से नफी में हिलाते हुए कहा, तो फिर मुझे जादूगर तस्लीम कर लो। मैं मुस्कुराया, इसलिए कि इतनी आला शार्पिंग का मुजाहरा करना नामुमकिनात में से है। मेरा भी यही ख्याल था कि ऐसी शार्पिंग नामुमकिन है, मगर तुमने साबित कर दिया कि ये मुमकिन है। मुझे वो तरीका मालूम नहीं है जिसके जरिए मैं तुम्हें यकीन दिला सकूं। मैंने खुश्क लहजे में कहा, हर दरमी छोड़ दो। तुम्हारे हाथों में वाकई जादू है। मेरे पास मुलाजमत कर लो। बहुत जल्द तुम माला माल हो जाओगे। अगर मेरे हाथों में ऐसा ही जादू होता तो मुलाजमत की तलाश में मारा मारा ना फिरता। मैं खुद ही माला माल हो गया होता। अच्छा और बुरा वक्त हर एक पर आ जाता है। तन्हा ऐसे काम करने में बड़े खतरात होते हैं।
मेरे साथ रहकर काम करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। तनख्वाह के अलावा मैं तुम्हें 50% कमीशन भी दूंगा। बोलो मंजूर है? मेरे खुदा, मैं किस मुसीबत में फंस गया। मैंने अपने सर पर हाथ मारा। अब मैं वाकई ये सोच रहा था कि किस मुश्किल में पड़ गया हूँ। मेरे सामने एक अहम मिशन था जिसकी तकमील के लिए जल्द अज जल्द मेरा शीगोराई पहुंचना बहुत जरूरी था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। एयरपोर्ट पर लकी हावर्ड मेरा इंतजार करेगी और यहाँ ये मरदूद मेरी जान को आ गया था। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस किस्म का क्लब चलाने वाले लोग पेशावर गुंडों की खिदमत जरूर हासिल करते हैं जो दरअसल उनके मुलाजिम होते हैं। और आंद्रे तो बहुत बड़ा आदमी था। उसके पास बेपनाह दौलत थी। यकीनन उसने क्लब की हिफाजत के लिए बहुत खास किस्म के इंतजामात कर रखे होंगे जिन्हें देखना सरसरी निगाह में नामुमकिन होगा। उसने जो दावा किया था उसके पीछे भी ऐसी ही कोई मजबूती कार फरमा थी। मैं कोई हंगामा बर्पा करना नहीं चाहता था। इस क्लब से मुझे पूरी तरह वाकफियत नहीं थी। मेरा अंदाजा था कि वहाँ सैकड़ों की तादाद में मुलाजिम रहे होंगे। अगर बफर्ज़े हाल मैं वहाँ से लड़ झगड़ कर निकल जाता तब भी ये इम्कान नहीं था कि इस वक्त लबीब से बाहिफाजत बाहर निकल सकूंगा। ये बात यकीनी थी कि उन लोगों की मर्जी के खिलाफ यहाँ से बाहर निकलते ही वो पुलिस को फोन करके मुत्तला कर देंगे और सड़कों पर चेकिंग शुरू हो जाएगी। सरे दस्त इस सूरत हाल से बच निकलने की कोई तदबीर मेरी समझ में नहीं आ रही थी। तुम किसी मुसीबत में नहीं फंसे, आंद्रे ने नरम लहजे में कहा। बस ये एतराफ कर लो कि तुमने शार्पिंग की थी और मेरी ऑफर कबूल कर लो। मुझे उस फ्रांसीसी यहूदी पर बड़ी शिद्दत से गुस्सा आ रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि उसका टेटवा दबा दूं, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा। तिल अबीब से बाहर निकलने के इस आखिरी मरहले पर मैं हालात बिगाड़ना नहीं चाहता था। अगर मुझे शार्पिंग आती होती तो मुझे तुम्हारी पेशकश कबूल करने में क्या आर हो सकता था। उसने एक तवील सांस ली। तो तुम यूं नहीं मानोगे, उसने कहा। अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं कितना बाखबर आदमी हूँ। उसने अपने सामने मेज पर रखे हुए इंटरकॉम का बटन दबाया। फिल्म तैयार हो गई। फिल्म तैयार हो गई, उसने रिसीवर में कहा। फिर दूसरी तरफ से जवाब सुनने के बाद बोला, ठीक है फिल्म चलाओ। वो रिसीवर वापस रख कर मुस्कुराया। अब तुम्हें मेरे बारे में अंदाजा होगा। मैं पलकें झिपकाए बगैर उसे देख रहा था। उसके होंठों से चिपकी हुई मुस्कुराहट बड़ी पुरस्रार थी। दफातन कमरे की सारी रोशनियां बुझ गईं। आंद्रे की अकबी दीवार में एक छोटा सा खला नमूदार हुआ जिससे रंग बिरंगी रोशनियों की लहरें खारिज हो रही थी। अपनी अकबी दीवार की तरफ देखो। अंधेरे में आंद्रे की आवाज उभरी। मैंने अपनी कुर्सी का रुख तब्दील कर लिया। रंग बिरंगी रोशनियों की लहरें अकबी दीवार पर मौजूद एक बड़े से स्क्रीन पर पड़ रही थी। स्क्रीन पर नजर आने वाले मंजर ने मेरे जिस्म में सनसनी की लहरें दौड़ा दी। स्क्रीन पर टेबल नंबर 9 का मंजर दिखाई दे रहा था जहां मेरे और लिली के अलावा वो अफराद भी नजर आ रहे थे जिनके साथ मैं खेला था। मैं सख्ते के आलम में स्क्रीन को देख रहा था। अब कहीं जाकर आंद्रे की सलाहियतें मुझ पर वाज़ेह होना शुरू हुई थी। वो मेरे अंदाजों से कहीं बढ़कर शातिर आदमी था। फिल्म से अंदाजा हो रहा था कि इसकी तैयारी में कई कैमरे इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा फिल्म की बाकायदा एडिटिंग भी की गई थी। स्क्रीन पर मुख्तलिफ मनाजर तेजी से गुजर रहे थे। फिर चंद मिनट बाद वो मरहला आ गया जब मैंने आखिरी बाजी के लिए पत्ते बांटे थे। उस मरहले पर फिल्म अचानक स्लो मोशन हो गई थी। पूरे स्क्रीन पर सिर्फ मेरा हाथ और मेज की सतह थी जिस पर पत्ते बिखरे हुए थे। टेबल पर जो कुछ मैंने किया था इतनी फुर्ती और सफाई से किया था कि आम आदमी की निगाह उसे नहीं देख सकती थी। लेकिन यहाँ तो मनाजर स्लो मोशन में चल रहे थे। पत्तों को यकजा करते वक्त मैंने कुछ पत्ते इधर उधर किए थे। खेल के दौरान इस चीज की कोई अहमियत नहीं होती, मगर उस वक्त ये चीज बहुत अहम हो गई थी। स्क्रीन पर यह देखना जरा मुश्किल नहीं था कि मैंने कुछ पत्ते गड्डी में एक मखसूस जगह पर रखे थे। फिर पत्ते पीसने के दौरान वो पत्ते गड्डी में सबसे ऊपर आ गए थे। उसके बाद मैंने गड्डी मेज पर रखी। गड्डी दरमियान से काटी गई थी। मैंने दोबारा सारे पत्ते यकजा किए। इस दौरान मैंने कटे हुए पत्ते जिन्हें गड्डी में ऊपर आ जाना चाहिए था दोबारा नीचे रख दिए। ये काम मैंने इतनी सफाई से किया था कि इंसानी निगाह तो उसे देख ही नहीं सकती थी, मगर इस कमबख्त स्लो मोशन ने दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया था। थोड़ी देर बाद फिल्म खत्म हो गई और रोशनियां दोबारा जल गईं। मैंने अपना रुख आंद्रे की तरफ मोड़ लिया। अब क्या कहते हो? आंद्रे ने तंजिया लहजे में कहा। फिल्म बड़ी मेहनत से बनाई गई है, खास तौर पर एडिटिंग तो लाजवाब है। तो तुम लाजवाब हो गए। तुम तस्लीम करते हो कि तुमने पत्ते लगाए थे। मेरे तस्लीम करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है?
सब कुछ तो साबित हो चुका है। मैंने बेपरवाही से कहा। तो तुम मुलाजमत कबूल करने पर आमादा हो? पहले ये बताओ कि और कितने शार्पर तुम्हारे मुलाजिम हैं? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम तो अपने काम से काम रखो। मतलब क्यों नहीं है? तुमने मेरे खिलाफ बाकायदा फिल्म बंदी की, हालांकि मेरे हरीफ फरिश्ते नहीं थे। वो दोनों तो पेशावर शार्पर हैं। अगर उन्हें शार्पर तस्लीम कर लिया जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है? तुम उनसे हारे तो नहीं। क्या तुम वो रकम वापस लेना चाहते हो जो मैंने जीती है? उसूलन तो उस रकम पर तुम्हारा हक नहीं है, इसलिए कि मैंने बेईमानी के जरिए वो रकम जीती है। और दूसरी तरफ तुम इस बेईमानी के लिए मुझे माकूल तनख्वाह के अलावा 50% कमीशन की पेशकश भी कर रहे हो। क्या मैं ये समझ लूं कि तुम इनकार कर रहे हो? फर्ज करो मैं इनकार कर देता हूँ, तो तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम यही करोगे ना कि मुझसे वो रकम वापस ले लोगे जो मैंने यहाँ जीती है। नहीं, मैं तुम्हें अपने पास मुलाजमत करने के लिए मजबूर कर दूंगा। आज तक कोई मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सका। अब यह तजुर्बा भी सही। मैंने कहा। आंद्रे के होठों पर तहकीर आमेज मुस्कुराहट नजर आई। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था, उसने कहा और हाथ से कमरे के दाहिनी जानिब वाली दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने उस दीवार की जानिब देखा। दीवार दरमियान से शक हो गई थी और उसके दोनों हिस्से यूं अलहदा हो गए थे जैसे स्लाइडिंग डोर एक तरफ से दूसरी तरफ खिसक जाता है। दीवार दरमियान से शक होकर उसके दोनों हिस्से सिरक कर गायब हो गए थे। दीवार की दूसरी जानिब बैज़ी शक्ल का एक हाल था जो तेज रोशनी से मुनव्वर हो रहा था। हाल के वस्त में एक देव कामत स्याह फार्म खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। उस स्याह फार्म का कद 6.5 फुट से कम तो हरगिज नहीं था। उसका ऊपरी दड़ बरहना था और उसके बाजुओं की मछलियां फड़क रही थी। हाल के ऊपरी हिस्से में गैलरी बनी हुई थी। वहां भी चंद अफराद बैठे नजर आ रहे थे। मैंने आंद्रे की तरफ देखा। वो बड़े गौर से मुझे देख रहा था। अब भी वक्त है, आंद्रे ने कहा। तुम अपने फैसले पर नजरे सानी कर सकते हो। मैं नजरे सानी करने के लिए फैसले नहीं किया करता, मैंने हकारत आमेज लहजे में कहा। तो फिर जाओ और साबित करो। आंद्रे ने हाल की तरफ इशारा किया। और अगर मैं खुद से जाने से इनकार कर दूं तो उस कमरे में मौजूद एक खुदकार मैकेनिज्म तुम्हें हाल में उछाल फेंकेगा। इस सूरत में तुम्हारी हड्डियों की जमानत भी नहीं दी जा सकेगी। फिर तो मजबूरी है, मैंने कांधे उचकाकर कहा और हाल की तरफ चल दिया। एक बात का ख्याल रहे, मैंने दफातन पलट कर आंद्रे से कहा, मैं तुम्हारे आदमी की किसी टूट फूट का जिम्मेदार नहीं होगा। मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे लिए हर किस्म की ओवरहालिंग का इंतजाम मौजूद है। वक्त बताएगा कि ओवरहालिंग की जरूरत किसे पड़ेगी, मुझे या तुम्हारे इस किराए के टट्टू को, मैंने कहा और मोसियो आंद्रे के तासुरात देखे बगैर पलट कर हाल में दाखिल हो गया। हाल का फर्श चौबी था। ये फर्श देखकर मुझे डांसिंग फ्लोर याद आए जो आमतौर पर चौबी हुआ करते हैं। डांसिंग फ्लोर की तरह शायद वहाँ भी बोरी के सिर छिड़का गया था, मगर अब उसका बराए नाम असर रह गया था। मैं स्याह फार्म से चंद कदम के फासले पर रुक गया। वो बेपनाह ताकतवर आदमी मालूम हो रहा था और उसके जिस्म में बिजलियां सी कूदती मालूम हो रही थी।